हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना। तो आज है हम लोगों का डे, कहे तो 10वां दिन है ना। हम लोग PYQ कर रहे हैं। अभी इकोनॉमी चल रहा है, पॉलिटी ख़त्म हो चुका है और आज इकोनॉमी का डे 10 है। पिछले दिनों का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 19 तक लास्ट चलेगा ये। उसके बाद 20-21 से हम लोगों का फिर ज्योग्राफी चलेगा। टारगेट क्या है? मिड जनवरी तक हम लोगों को सारे PYQs ख़त्म करने हैं पिछले 35 साल का। क्वेश्चन कहाँ से होते हैं इसमें? तो CAPF, अपना CSE, CDS और साथ में स्टेट PCS सारे होते हैं। आज 10 तारीख है, फ्राइडे अक्टूबर। 60 क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है। ठीक है, हम डन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ये 2023 का क्वेश्चन है। पिछले 2023 के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी थे, इसलिए 2-3 क्वेश्चन अभी जो दिखेंगे वो लंबा लंबा क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं, तुरंत तुरंत निकलता जाएगा। क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट कितने सही है ये बताओ भाई। क्या बोल रहा है? और स्टेटमेंट किसके रिलेशन में देखना है? तो जननी सुरक्षा योजना के कंटेक्स्ट में देखना है। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना क्या था? ये 2005 में लॉन्च हुआ था, अप्रैल में। ठीक है, एक्चुअली इसको मॉडिफाई किया गया था। जो नेशनल नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो था, उसी को मॉडिफाई करके जननी सुरक्षा योजना किया गया था। ठीक है, जो है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ये अगस्त 1995 में आया था। ठीक है, एक नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर ये आता था और इसी को मॉडिफाई करके जननी सुरक्षा योजना किया गया। ठीक है, तो इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, ये सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है, लेकिन अंडर किसके? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर है, जिसे हम शॉर्ट में NHM भी कहते हैं। तो ये स्टेट इंटरवेंशन के अंदर में नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑल फॉर एक ख़त्म हो गया। दूसरा, इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द मैटरनल एंड द न्यू मोर्टेलिटी अमॉन्ग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव था जननी सुरक्षा योजना का, कि जो मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ भी इसको लाया गया था, इसे मॉडिफाई करके फिर से लाया भी गया था। ठीक है, ताकि जो है प्रमोट कर रहे हैं हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले घर में ही हो करते थे डिलीवरीज, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए कि भाई इंस्टीट्यूशन में जाकर के, हॉस्पिटल्स में जाकर के डिलीवरी हो, इसीलिए उसको जो है ये करने के लिए हम लोग इसको कर रहे थे। ठीक है, प्रमोट कर रहे थे। ओके, तो ये बात सही है। दूसरा, इट एम्स टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी इसका यही था कि अभी तो पढ़े भाई कि न्यू नेटल मोर्टेलिटी को कम करना था। ठीक है, और ये जननी सुरक्षा योजना प्रमोट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। वो जो भी वीक या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में जो कम है, जो भी वुमेन, उन सब की, अब जो वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में वीक हैं, वो कहाँ से आएंगी? शेड्यूल कास्ट से आएंगी, शेड्यूल ट्राइब से आएंगे, या तो फिर BPL से आएंगे। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं? तो ये बात भी सही है। इट ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सीक इन्फेंट अप टू द 1 ईयर एज ऑफ। बिल्कुल ये बात भी सही है कि भाई मतलब 1 साल तक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो था कि भाई पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ देना है 1 साल तक। सीक इन्फेंट, जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर है, जो नया बेबी बर्न हुआ है वो कमज़ोर है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है या फिर कुछ हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत है, तो उसको 1 साल तक दिया जाएगा। तो ये कुछ 3-4 बातों के साथ था। तो ओनली 3 जो है, 3 बात यहाँ में से में सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ओनली 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा, consider the following statement context of the intervention being the undertaken under the अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी के कंटेक्स्ट में ये सारे स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ कि ऊपर में से में कितने स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। क्या बोलता है कि ये जो अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी है, इसमें
प्रोफैलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। किनको? तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं या फिर जो एडल्सन्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इन सबको। तो ये जो बात बोल रहा है ना प्रोफैलेटिक कैल्शियम, तो यही चीज़ यहाँ पर गलत कह दिया। वो प्रोफैलेटिक कैल्शियम नहीं, प्रोफैलेटिक आयरन फॉलिक एसिड है, ठीक है, उसको सप्लीमेंट के तौर पे दिया जा रहा है, ना कि कैल्शियम। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो ऑल फोर तो यहाँ भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इट रन्स अ कैंपेन फॉर द डिलेड कोड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ। देखो, जब चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो उस वक्त जो है यहाँ माँ के पेट में अगर देखो अंदर, तो प्लेसेंटा से वहाँ पर क्या होता है, एक एम्बिकल कोड कनेक्टेड होता है ना, उस कोड को कह रहा है ना कि इट रन्स अ कैंपेन फॉर अ डिलेड कोड क्लैंपिंग। उसको कोड को ना काटा जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिले करने की बोल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम जब ये हो, बॉर्न हो रहा हो बेबी, ठीक है, उस वक्त 3 मिनट का कम से कम आप डिले करो, उसके बाद ही उसको कट करो, ठीक है। कभी देखे होगे तो समझ पाओगे, ठीक है। उसको कट करने का बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये बात सही है इसमें, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द पीरियोडिक डिओ वार्मिंग टू चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। अब डिओ वार्मिंग क्या है? डिओ वार्मिंग क्या है? तो ये देखो, एक तरीके का ना सिरप होता है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है कि रिड्यूस करना है इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से आयरन अनीमिया का लॉस होता है, ठीक है। उसको मतलब जब कट कर रहा है ना, जैसे ऑपरेशन होकर के निकला या फिर जो एम्बिकल कोड है उसको कट किया, तो उसको कट करने से ब्लड लॉस होगा ना, तो उसके वजह से अगर वो सूखा नहीं, ठीक है, सूखा नहीं है, तो उसको बाद में हम लोग सिरप दे करके, ताकि इस चीज़ से बचाया जा सके। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, किसी भी तरीके का वहाँ पर इन्फेक्शंस होता है ना, तो उससे बचाने के लिए होगा, ठीक है। डायरिया का रिस्क हो गया, उसको कम करने के लिए, या फिर किसी तरीके का इम्पेयरमेंट हुआ न्यूट्रिशन इंटेक्स का, या डाइजेशन या ऑब्जर्शन में किसी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, तो उसको रोकने के लिए, या कुछ तरीके का एलर्जिक डिजीज़ होता है तो उसको रोकने के लिए एक तरीके का जो एक लिक्विड दिया जाता है, ठीक है, ड्यू वार्मिंग, उसी चीज़ को ये कह रहा है। तो हाँ, ये भाई पीरियोडिक प्रोवाइड करने की बात है, दोनों को ही, चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में। ये बात सही है कि अनीमिया मुक्त भारत इसमें इंटीग्रेट करता है ड्यू वार्मिंग ऑफ वीमेन प्रोडक्टिव एज और फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एज पार्ट ऑफ द एनडीडी स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये बात भी सही है। चौथा देखो, इट एड्रेसेस द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ द अनीमिया in endemic pockets with the special focus on malaria, hemoglobin pathos and floris। अब हेमोग्लोबिन पैथोरिस क्या है? एक तरीके का ना ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो इम्पैक्ट करता है स्ट्रक्चर या फिर प्रोडक्शन ऑफ किसके, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर या प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं हेमोग्लोबिन पैथोइस, ठीक है। और फ्लोरिस क्या होता है? तो एक तरीके का डेंटल या स्केलेटल कंडीशन जो कि क्रॉनिक over exposures to fluoride or typically drinking water with the natural high levels of the minerals while the small amount of the fluorides prevent tooth decay। मतलब ऐसा है ना भाई कि फ्लोराइड से ओवर एक्सपोजर होगा ना, तो एक तरीके का तुमको जो स्केलेटल और डेंटल में तुम्हारा कुछ क्या होता है, पीलापन आएगा और वो ना थोड़ा कमज़ोर होने टाइप में लगेगा, ठीक है, जैसे डीके के टाइप में करते हैं ना, उस तरीके से। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एड्रेस करता है ये नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ को। तो ये नॉन न्यूट्रिशन कॉजेज़ विद द कॉज ऑफ अनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विथ स्पेशल फोकस, ठीक है। ये नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज़ को तो फोकस करता है, ये साथ में स्पेशल फोकस किस पे करता है? मलेरिया पे, इस पे हेमोग्लोबिन पैथोइस, ठीक है, और फ्लोरिस पे। इनमें भी जो है न्यूट्रिशन की कमी होता है तो दांत देखना कमज़ोर होने लगेगा, ठीक है, स्केलेटन बोन जो होंगे, हड्डी जो होंगे वो कमज़ोर होने लगेगा, तो इस सब पर भी स्पेशल फोकस देता है। तो ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसमें भी जो आंसर होगा वो तीनों का तीनों सही होगा, ठीक है। उसके बाद consider the following: the self-help group program was originally initiated by the State Bank of India by providing the macro credit to the financial deprived। ये जो स्टेट बैंक बोला, अभी हम लोग कल PYQ करके आए हैं, तो हम लोग तो देखे कि SHG जो है वो किसके जरिए लाया गया था भाई? ये तो नाबार्ड के जरिए था, है कि नहीं? नाबार्ड प्रमोट कर रहा था इसको, है कि नहीं? तो ये तो गलत बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट गलत है सर। दूसरा पढ़ो, in SHGs all the member of a group take the responsibility for a loan that individual's member takes।
बिल्कुल SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जिसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी 10-15 जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो भी लोन लिया गया है, कोई भी इंडिविजुअल, जैसे 10-15 लोग हैं, उसमें से अगर एक इंडिविजुअल पैसा ले लेता है तो उस सारे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस SHG का पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि बैंक को वापस करना है तो उससे कैसे पैसा लेना है, क्या करना है, ठीक है। ये बात सही है। दूसरा बात सही है। तीसरा, द रीजनल रूरल बैंक एंड द शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHG। कल यही देखा था यार, कल ही PI को देखा था ना कि भाई इसी से तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प हो रहा था, और ये ताकि उन लोग MSME में अच्छा से काम कर सके, कुछ स्मॉल वर्क कर सके, उसके लिए क्रेडिट मिले, तो उसके लिए यही तो था रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट। तो दोनों बात सही है, मतलब कि एक तो गलत था, तो एक गलत था तो ऑल थ्री नहीं होगा, अकेला वन नहीं होगा, तो क्या है आंसर? बी, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ो। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन द क्यूरेटिव विद द लिमिटेड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव रिहेबिलिटेटिव केयर। क्या ये बात सही है? क्यूरेटिव मतलब क्योर करना, ध्यान देना है ना, यही बात है। तो भाई अगर नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ के तहत से देखें, ठीक है, 2017 के तरफ से, ठीक है, तो इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वो फोकस करता है कि भैया आपका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना है, साथ में जितने भी कैसे करेंगे हेल्थ सेक्टर से अच्छा, तो हमको हर सेक्टर से कोऑर्डिनेशन बना करके रखना होगा, हेल्थ सेक्टर के हर कोऑर्डिनेट से, तो पॉलिसीज़ को भी उसी तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो भाई ये फोकस है इसका कि जो है एक्सपैंड करे किस चीज़ को, प्रिवेंटिव को, प्रोमोटिव को और क्यूरेटिव को, सब तरीके के पॉलिसीज़ को वो ये करना, एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और फोकस कर रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसमें क्वालिटी सर्विस मिल सके, ठीक है। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम लोगों को क्या करना होता है? बिकॉज लगाना होता है। बिकॉज देखो तो सही है कि नहीं। बिकॉज इंडियाज अंडर डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस। ये कारण थोड़ी है कि ये एक्सपैंड कर रहा है इसीलिए ये कर रहा है, इसके वजह से ये एक्सपैंड कर रहा है, ये नहीं रीजन है। ये से देखो तो हेल्थ सर्विस या इमरजेंसी हेल्थ सर्विस ये भी है। अगर पॉलिटी पढ़ रहे होगे तो वहाँ देखना होगा कि स्टेट लिस्ट में ये हेल्थ सर्विस का बात लिखा हुआ था, है कि नहीं। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है कि नहीं। तो भाई दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन करेक्टली वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। ओके, विद द रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, ठीक है, जो कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड होते हैं इंडिया में, उनसे बात करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इतने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है। ऑल द कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल फॉर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज, ठीक है, EPF जो करता है उसके लिए। तो भाई सभी होंगे क्या? तो नहीं। जो कैजुअल वर्कर क्या होते हैं? टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो भाई जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो लिमिटेड इंटाइटलमेंट उन लोगों को मिलेगा ना, लिमिटेड बेनिफिट मिलेगा, है कि नहीं। और या तो क्या होता है कि नो सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है कि नहीं। तो ये बात तो गलत है कि सभी कैजुअल वर्कर को EPF मिलेगा, ये बात गलत है सर, पहला गलत है। अब पहला ही गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जा रहा है? बी हो जा रहा है। 2-3 ऑल कैजुअल वर्कर आर इंटाइटल टू रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। बिल्कुल कोई भी है भाई कि रेगुलर करेंगे तो मतलब कि कोई भी कैजुअल वर्कर है तो वो रेगुलर वर्किंग आवर के लिए इंटाइटल है, चाहे तो कर सकता है, नहीं कहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन है एलिजिबल है, हाँ है। ओवर टाइम करेंगे तो उसका पेमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका प्रोविज़न है मिनिमम वेजेस रूल्स जो है 1950 के अंदर, इसके बाद इस चीज़ को बताया गया है कि भाई ओवर टाइम पेमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक एंड अकाउंट, ठीक है। ये भी बात भी सही है। अगर पेमेंट एंड वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2017 के तहत देखे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये स्पेसिफाई कर सकता है कि एम्प्लॉयर जो है किसी भी इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, उसको चाहे तो जैसे वो पे करना चाहे, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। चाहे तो चेक के बेसिस पे कर सकता है, चाहे तो क्रेडिट के बेसिस पे कर सकता है, जैसे इच्छा उसको है वो कर सकता है, ठीक है, इन हिज बैंक अकाउंट। तो ये बात सही है, ये बात सही है, दोनों सही है। तो ऑटोमेटिकली बी आंसर हो चुका था, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ठीक है, आयुष्मान भारत से ये बात देखो कितने स्टेटमेंट सही है गलत है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द हो गया ये, मस्ट की मस्ट अडॉप्ट ही करेगा। तो ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ये सॉरी यार, ठीक है, ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, तो ये बात गलत है। ठीक है, अब 1 गलत है तो ऑटोमेटिकली भाई आंसर आ गया 3। इट एम्स टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अल्टीमेटली, क्या बोल दिया ये, ठीक है, एवरी कंसेंट बेसिस पे होगा भाई, किसी को भी नहीं अवेलेबल करवा देगा, ठीक है, ये बात गलत है। इट हैज़ सीमलेस प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस द कंट्रीज, बिल्कुल। अगर हम देखें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत तो ठीक है, एक तरीके का कह रहा है कि पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि भाई अगर तुम्हारा हेल्थ आईडी है आयुष्मान भारत में एक आईडी बनता है, जब नहीं भी होता तो वहाँ जाओगे तुम कराने, तो हम पहले आईडी बनाएगा तभी उस इलाज होता है। तो इसके तहत कहीं भी जा कर के तुम कोई भी जो हेल्थ सेंटर्स है जो लिंक है इससे, ठीक है, वहाँ पर ही करा सकते हो, तो बिल्कुल इसके तहत करा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को ध्यान रखो कब, तो 1991 के बाद का इकोनॉमी जहाँ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये सब हुआ उसके बाद का देखो। तो वर्क प्रोडक्टिविटी RS रुपीज़ पर वर्कर एट 2004 and 5 प्राइजेस इंक्रीज इन अर्बन एरिया वाइल इट डिक्रीज इन द, भाई अर्बन एरिया में इंक्रीज हो रहा है तो रूरल एरिया में डिक्रीज क्यों होगा, ये बात गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अर्बन एरिया में तेज़ी से बढ़ा और रूरल एरिया में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन डिक्रीज़ करने के बाद ये गलत है सर, ये गलत है, ये गलत है। अब बच के मेरे पास C और B, जिसमें से 3 तो 100% सही है क्योंकि दोनों में है। अब देख लो 4, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, ग्रोथ रेट है ना, बोल रहे ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, ग्रोथ रेट एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ था, ठीक है, ये बात सही है। तो 3 और 4 मतलब B। इन अ गिवन ईयर इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन अ सम स्टेट दैन द अदर, कह रहा है क्या, ऑफिशियल अगर पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर किया गया, ठीक है, अब वो किसी स्टेट में ज़्यादा है किसी स्टेट में कम है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न एकमात्र है कि भैया जो प्राइज लेवल होता है ना वो स्टेट टू स्टेट वैरी कर जाता है, ठीक है, इसके वजह से प्राइजेस में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, B सही आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल मतलब कि ह्यूमन को हम बना रहे हैं, ह्यूमन को एज अ कैपिटल बना रहे हैं, उसको हम लोग कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो उसको क्या करना होगा, स्किल करना होगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, तभी तो वो कैपिटल बनेगा। तो इन टर्म ऑफ एक्सप्लेन प्रोसेस विद द एनेबल्स, ठीक है, कौन सबसे अच्छा एनेबल करेगा, ठीक है, पढ़ो ध्यान से। ओके, इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये नहीं भाई, एक्यूमुलेट मोर कैपिटल मतलब कि रुपया पैसा का यहाँ बात कर रहा है, तो पहला तो गलत है, पहला यहीं गलत कर दो। इंक्रीज द नॉलेज स्किल लेवल्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल नॉलेज को बढ़ाना है, स्किल को बढ़ाना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है किसी भी कंट्री के लोगों को, तो उसी को ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल कहने का मतलब है कि पहला PYQ जिस दिन स्टार्ट हुआ था इकोनॉमी का उसी दिन हम लोग टेंजिबल इंटेंजिबल का बात किए थे। टेंजिबल मतलब कि क्या होगा, जो टच करने का योग होगा, है ना, जिसको छू सकते हैं, तो ये तो इसका एक्यूमुलेशन का तो बात नहीं करेगा, तो तीसरा गलत है। एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल, अब इंटेंजिबल में यही आएगा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आ जाएगा, तुम्हारा स्किल आ जाएगा, तुम कुछ सीख रहे हो, कला, यही सब तो आएगा, ठीक है, तुम्हारा एबिलिटी, तुम्हारा टैलेंट, ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, सब यही सब आएगा इंटेंजिबल में। तो ये मारो 2 and 4 कहाँ है, 2 and 4 C में दिख रहा है, मार दो, और कोई ये नहीं है। 10th रिपीटेड है, नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप PYQ कर रहे हैं हमारे साथ इकोनॉमी में, सेम क्वेश्चन यहाँ कॉपी पेस्ट है तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है, आप रोकें उसको वीडियो को और वहाँ पर ही देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग पर्पस ऑफ उदय, ठीक है, उदय को ध्यान से सुनिएगा, एक आगे और भी क्वेश्चन आएगा। उदय स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, क्या पर्पस था उदय स्कीम गवर्नमेंट का, तो उदय क्या है ना कि 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च की थी, ठीक है, किसके लिए, तो जो भी कहता है ना इसको डिस्कॉम हम लोग कहते हैं, डिस्कॉम, अब डिस्कॉम मतलब कि जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है,
जो कि किसी भी स्टेट के ज़रिए ओन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो एम था ना, प्रोवाइड करना है जो रेवेन्यू साइड एफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर जो कॉस्ट साइड एफिशिएंसीज है, उसके सॉल्यूशन को लिए, मतलब कि ये कहो ना कि भाई एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड करना था, यही चीज़ उसका है उदय का मेन। आगे और चल करके हम और इस पर एक क्वेश्चन है, उसके साथ में इसका कंटेक्स्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही समझो कि प्रोवाइडिंग फॉर द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड द रिवाइवल ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है, ये बात यहाँ है उदय का। 2016 का वैसे भी स्कीम बेस्ड है। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस लिए लॉन्च हुआ था भाई? तो भाई हम सब जान रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए उसको लॉन्च किया गया था। तो प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब काम कम है और लोग ज़्यादा हैं। ये जनरली कहाँ देखने के लिए मिलेगा? गांव में देखने के लिए, रूरल एरिया में देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ पर ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, मतलब कि जो काम 2 लोगों से भी हो जाएगा और परफेक्टली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, वहाँ 5 लोग बने हुए हैं, तो 5 में जो 3 लोग काम कर रहे हैं उनका क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो जीरो ही है ना भाई। वो नहीं भी रहेंगे तो भी काम में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है मार्जिनल एक्टिविटी जहाँ प्रोडक्टिविटी ऑफ जीरो होगा। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड वैसे होते हैं जो जैसे कि 15 साल से 59 ईयर्स या 60 कह लो, इन एज ग्रुप में होते हैं, जो हम यंग एज वाले होते हैं उन वो लोग होते हैं, ठीक है। वो लोग आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में। अगर इनका फुल बेनिफिट हम लोगों को उठाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा भैया? प्रमोट करो, स्किल डेवलपमेंट करो, तभी उनका हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन के कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये है उसका बात। Multi-dimensional poverty index developed by the Oxford Poverty and the Human Development Initiative with the UNDP support covers which of the following, ठीक है। मतलब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के ज़रा यूएनडीपी के साथ में मिल करके, तो ये कौन कौन सा चीज़ को कवर करता है ये बता दो। तो डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट एंड सर्विस एट द स्कूल, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़, 3 चीज़ पे ये बात करता है कि नहीं। फिर 3 के आगे फिर 6 और 12 इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ द एट द नेशनल लेवल, ये बात गलत है, ठीक है। परचेजिंग पावर जैसा कोई बात यहाँ पर ही नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किस पे? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बात करता है। हेल्थ में बात किया है चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ एजुकेशन की, एजुकेशन में कितने साल तक बच्चा स्कूल जा रहा है, कितना अटेंडेंस आ रहा है, इस चीज़ पे बात करते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तुम कौन सा कुकिंग फील्ड इस्तेमाल कर रहे हो, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, हाउस और एसेट्स, ये सब कैसा है। दूसरा गलत है सर। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ बजट डेफिसिट, यहाँ पॉवर्टी है, बजट डेफिसिट जैसा क्या निकाल करके आ रहे हो तुम? तीसरा भी गलत है, ओनली ए। विथ रेफरेंस टू द नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड द रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007, ठीक है। नेशनल रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखो और स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है। द पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली to the person affected by the acquisition land for the project and not in voluntary displacement due to the any other reason। भाई इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनी अदर रीज़न किसी भी रीजन से हो रहा हो, ठीक है, कोई भी इंसान इस पॉलिसी के अंदर चले, नेशनल रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी 2007 के अंदर, तो ये कहता है कि भैया आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर कोई पीपल को आप डिस्प्लेस कर रहे हो। रीजन है अगर लैंड एक्विजिशन कर रहे हो या लैंड परचेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और ये हर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो इनवॉलेंट्री हो, चाहे वो जानबूझ के किया जा रहा हो, किसी भी तरीके से पीपल का डिस्प्लेसमेंट हो तो वो किया जाएगा। तो यहाँ कह रहा है नोट, ये बात गलत है, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा, द पॉलिसी हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री, ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जा रहा था, ठीक है, रीसेटलमेंट वाला, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर किया जा रहा है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो दूसरा भी गलत, तो मतलब कि सर डी इज़ द राइट आंसर, कोई भी बात यहाँ सही नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअल इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या पब्लिश करता है? देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसका पब्लिकेशन है? तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई ये वर्ल्ड बैंक का है कि नहीं। ऑफ वर्ल्ड बैंक का ही हम लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वर्ल्ड बैंक है नहीं, तो क्या बोलेंगे?
तो वर्ल्ड बैंक को ही हम लोग दूसरे नाम से कह सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअल पब्लिकेशन है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसे हम दूसरे नाम से वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी इस इसका राइट आंसर। ठीक है, और कौन कौन सा रिपोर्ट ये है जो है वर्ल्ड बैंक निकालता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये भी निकालता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी हम देख लिए, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, GEP, ठीक है, GEP रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी निकालता है। रेमिटेंस रिपोर्ट, साथ में ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, और साथ में इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सर्विस स्ट्रेस रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ये सारे कुछ निकालता है। पहले पूछा करता था, अभी यूपीएससी में ऐसा ज़्यादा चाल चलन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखो 2002 के आसपास है, तो अब ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट कीप फॉर सच सैम्पल विलेज। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके लिए नहीं देता है? इंफ्रास्ट्रक्चर इम्यूनिटीज़ के लिए, रिडक्शन एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ के लिए, हेल्थ रिलेटेड इंडक्शन के लिए। तो क्या है, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये डाटा प्रोवाइड करता है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इस सब के लिए चीज़ के लिए करता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कह रहा है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स के लिए, तो इसके लिए डाटा नहीं प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, बाकी सारे कुछ के लिए करता है। इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर दैन द अर्बन इनकम। कह रहा है रूरल का इनकम जो है ना वो कम होता है किसके? अर्बन इनकम से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर दिस, तो इनमें से कारण कौन सा हो सकता है ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो, A large number of farmers are illiterate and the know little about the scientific agriculture। बिल्कुल भाई, अगर उतना ही पढ़ लिख लेता तो फिर वो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ टेंडेंसी ये है कि अगर फार्मर पढ़ लिख कर गया तो फार्मर नहीं करेगा, वो दूसरा कुछ चला जाएगा। तो बात सही है कि बहुत सारे फार्मर जो है, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर इलिटरेट हैं और साइंटिफिक एग्रीकल्चर के लिए जानकारी नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से खेती भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो साइंटिफिक जानकारी होता तो ड्रिप इरीगेशंस और अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग सीड्स लगाते, अच्छे से लगाते और वो अपना इनकम अच्छा कर पाते है कि नहीं। तो ये बात तो सही है। प्राइस ऑफ अ प्राइमरी प्रोडक्ट आर लोअर दैन द दोज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है मतलब कि जो उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि किसान लोग क्या उगाएं, टमाटर उगाएं, है ना, आलू उगाएं, ठीक है, ये सब का रेट देखो तो कम होता है। लेकिन इसी का जब मैन्युफैक्चर बन गया, टमाटर से केचप बना दिया, ठीक है, सॉस बना दिया उधर जा करके, तो इसका प्रोडक्ट का पैसा देखो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आलू का कम रेट मिलेगा, लेकिन जा करके वही आलू जब चिप्स में मिल करके आता है, ठीक है, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, लेज़ बन करके आता है, तो साला आधा आलू में तो आधा पैकेट ही होता है, 4-5 तो होता ही है, लेकिन वहाँ सोचो आधा आलू का गांव में वैल्यू तक नहीं देता है कोई। तो ये बात भी सही है। इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर हैज़ बिन लो व्हेन कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। बिल्कुल, एग्रीकल्चर में लोग इन्वेस्टमेंट भी कम ही करते हैं, क्योंकि भाई देखते हैं प्रॉफिट भी कम ही निकल करके आ रहा है, इसीलिए कम ही करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट अगर इंडस्ट्रीज़ में देखें तो ज़्यादा करते हैं। तो सर यहाँ पर हम देखें ना तो तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक है, तीनों का तीनों कारण सही है, इसके कारण से कम होता है इनकम। To know whether rich are getting richer and the poor getting poorer, it is necessary to compare। ठीक है, अमीर 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 होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, किसी भी आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रेसिपिएंट इन अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, कंपेयर हम कब करेंगे कि भैया एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ठीक है, इसका पैसा का कंपैरिजन अभी कर लिए, फिर आगे चल करके फिर कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों के टाइम में सेम नहीं हुआ, अगर ये देखागा कि बढ़ ही रहा है इधर वाला और इधर घट ही रहा है, तब हम देखेंगे कि भाई ये एक चीज़ चल रहा है, और इसको ना हम लोग मैथ्वी इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैथ्वी इफ़ेक्ट, ठीक है, ये इसी चीज़ को दिखाता है कि भाई अगर हम बाद में भी चल करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो अनइक्वल ही दिख रहा है, तो भाई दिखेगा कि रिचर जो होगा और ज़्यादा अमीर होता जाएगा, पुअर और पुअर होता चला जाएगा। ठीक है, द ग्रोथ रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्स,
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम कुछ भी इन्वेस्ट करें तो इसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी ज़्यादा दिखेगा, रिस्पॉन्स ज़्यादा दिखने के लिए, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विस सब में दिखेगा। लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग में थोड़ा सा रिस्पॉन्स हम लोगों को कम देखने के लिए मिलेगा, इलास्टिसिटी कम देखने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो होगा वो इसमें कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज कम रहता है रिलेटिवली बाकी सब में देख लो तो। ठीक है, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, इनमें सब में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि लेबर जो मिक्स्ड फार्मिंग है ना सर, वो क्या है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर वाला चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ बहुत सारे वर्कर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूपीएससी सीएससी को क्वेश्चन ख़त्म 1993 के लास्ट, यहाँ तक इतने क्वेश्चन थे। अब जो है हम लोग दूसरे सर्विसेज के क्वेश्चन करने वाले हैं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द पॉवर्टीज़। ठीक है, वो कुछ तरीके का पॉवर्टी, यूएनडीपी जो है कुछ तरीके का पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करता है। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताओ। इनकम पॉवर्टी को भी रिकॉग्नाइज करता है, ह्यूमन पॉवर्टी को भी रिकॉग्नाइज करता है, तो दोनों को ही मारेंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखे थे ना सर कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के तहत कुछ पॉवर्टी वाला काम किया जाता है कि नहीं, तो उसमें इन दोनों को भी निकाला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर द रिटेल ट्रेडर, शॉपकीपर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब कह रहा है नेशनल पेंशन स्कीम है। ठीक है, किसके लिए, तो रिटेलर, ट्रेडर, शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। तो उस बात के लिए कौन सा बात सही नहीं है। ठीक है, तो दोज हु आर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 14 ईयर आर एलिजिबल। बिल्कुल 18 से अगर 40 साल है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पूछा है नॉट सही। एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये बात भी सही है, और उस लोग एलिजिबल है। नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, रिटेल ट्रेडर, शॉपकीपर में। ये बात गलत है, और यही चीज़ पूछ रहा था कि नॉट करेक्ट, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी ये बात भी सही है। मंथली मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है 3000। 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग कमिटी जो है ये करते हैं, क्योंकि ये कमिटी जो है चेयर कर रहे थे वाई के अलग जी, जिनका टास्क ही यही था कि भाई इनको बनाया कैसे गया था, प्लानिंग कमीशन के जरिए बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था, और इनको ही रिकमेंड करना था कि भाई एक पॉवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, रूरल और अर्बन के बेसिस पे, और उसमें किसमें, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करो आप। ठीक है, तो जिसमें से उन्होंने क्या दिया कि भाई रूरल में कितना न्यूट्रिशनल खत्म होता है, कितना कैलोरीज जाता है, तो 2400 कैलोरी, और अर्बन में 2100 कैलोरीज के आसपास। ठीक है, तो ये बात उन्होंने क्या था। लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, यहाँ पर ही है। ठीक है, अब थोड़ा सा नोट्स, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं, बाकी आप अपना नोट्स भी पढ़ ले भाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो बस सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन के बेसिस पे। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी गिवन बाय, आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी देने वाले थे ऑस्कर लुइस साहब। ठीक है, जो कंसेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, वो इन्होंने दिया था। ये कौन थे, तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, 1960 में ये आइडिया को देते हैं। ठीक है, एक अपने किताब में एथनोग्राफी रियलिस्टिक बुक्स। ठीक है, जो क्या करता है, एग्जामिन करता है फैमिली लाइफ्स को। ठीक है, अर्बन में जो लोग रह रहे हैं, अर्बन जो पुअर्स हैं, उनके फैमिली लाइफ को एग्जामिन करता है, और उसके बाद ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी किताब बताता है। ठीक है, 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव बाई। देखो 2020 में क्वेश्चन है, 2020 में ही यूपीपीसीएस एनईपी 2020 में आया था, यूपीपीसीएस ने 2020 में ही पूछ लिया। कह रहा है इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कमिटी हेडेड बाय द डीके डॉक्टर की कस्तूरी रंगन। बिल्कुल, ये के कस्तूरी रंगन जी के जरिए ही चेयर किया जा रहा था, हेड किया जा रहा था। इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बीन फॉलोड फॉर द लास्ट 38 ईयर। सर ये रिप्लेस तो कर रहा था। ठीक है, देखो ये रिप्लेस कर रहा था 1986 वाले पॉलिसी को, जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, और वो चला था, तो इसको रिप्लेस तो कर रहा था। लेकिन अगर टाइम पीरियड देखें तो वो 34 ईयर का था, और यहाँ कह रहा है 38। ये गलत हो गया, ओनली ए इज़ द राइट आंसर। बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के लिए अब हमको लगता नहीं पूछेगा, क्योंकि जानते हो कि 100% इनरोलमेंट की बात करता है। 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर गया था 5, 3, 3, 4 में, है कि नहीं। 3 से 8 एज, फिर 8 से 11, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18 एज के बीच में, है कि नहीं।
वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट कर दिए थे, कक्षा 5वां तक आपको मदर टंग में पढ़ाना है, यही सब कुछ कुछ था, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ हैव बीन यूज टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी नापने के लिए, इंडिया में पॉवर्टी मापने के लिए कौन सा चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो हेड काउंट रेशियो को लिया जाता है। तो बिल्कुल हेड काउंट रेशियो क्या होता है, तो हेड काउंट रेशियो होता है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो उसी को कहते हैं हेड काउंट रेशियो। तो इसको लेते हैं, बिल्कुल इसको लेते हैं, ठीक है। कैलोरी इंटेक, इसको भी लेते हैं भाई। अभी भी देखे थे कि अर्बन और रूरल में 2400 कैलोरी, अर्बन में 2100 कैलोरी, तो इसको भी लेते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम लोग इसको भी लेते हैं कि क्या है, कोई भी फैमिली को लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एसेस करते हैं कि क्या किस तरीके का कंजम्पशन पैटर्न है। एवरेज एक्सपेंडिचर किसी हाउस होल्ड का कितना है किसी भी गुड्स और सर्विस में, ठीक है, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उसके नीचे वाले का, ठीक है। तो ये बात तो लेते हैं इसको भी। पर कैपिटा इनकम, सर पर कैपिटा इनकम में हम लोग इसको नहीं नापते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं करते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, यही ना होता है। और ये इनइक्वलिटी नहीं नापता है सर, ठीक है। ये जो है एवरेज इनकम पॉपुलेशन का बता सकता है, लेकिन इनइक्वलिटीज़ और पॉवर्टी नहीं बताता है। तो चौथा को गलत कर दो, चौथा गलत कर दो, बाकी कुछ नहीं बचा, तो बी मार दो सर। 1 2 3 यहाँ तीनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICRDP, ठीक है। इसके अंदर में क्या चीज़ नहीं क्या चीज़ नहीं कवर है, ठीक है, नॉट कवर, ये चीज़ पूछ रहा है। तो ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है कवर, इम्यूनेशन है कवर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कवर है। फैमिली प्लानिंग नहीं है सर, फैमिली प्लानिंग नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICD क्या है, एक मेजर नेशनल प्रोग्राम जो एड्रेस करता है किस चीज़ को, कि भाई चिल्ड्रन को क्या चाहिए, ठीक है, एज ऑफ 6 ईयर तक चिल्ड्रन को क्या चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए क्या, लैक्टेटिंग मदर्स को क्या चाहिए, एडल्सन गर्ल्स को क्या चाहिए, इसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। और उनको प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, प्री स्कूल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है। इम्यूनाइजेशन भी एक इनमें से एक हेल्थ सर्विस ये भी है, ठीक है, लेकिन फैमिली प्लानिंग नहीं है सर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्किल इंडिया कैंपेन्स के तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताओ। इस प्राइम मिनिस्टर हैड द लॉन्च द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 15, बिल्कुल 15 जुलाई 2015 को ही ये चीज़ को लॉन्च किया गया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी साहब के जरिए किया गया था, ठीक है। और ये किया था, एम यही था कि भाई अपने डिफरेंट स्किल में 30 करोड़ लोगों को भी स्किल्ड बनाओ, ठीक है। तो ये बात सही है, पहला सही है, दूसरा हटा दो, फिर ये भी हटा दो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वाज ट्रेन इंडियाज यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, बहुत सारे में, ठीक है, डिफरेंट स्किल में उन लोगों को बेहतर बनाओ, ठीक है। मार्केट रिलेवेंट स्किल बनाओ, ट्रेनिंग में बताओ, बढ़िया बनाओ, एम्प्लॉयबिलिटी अच्छा करो, प्रोडक्टिविटी अच्छा करो, एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा करो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेकर के आओ, ये सब था। किसी आप एक चीज़ में नहीं बात कर रहे, दूसरा गलत है, ओनली ए इज़ द राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि, ठीक है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। यूपीपीसीएस का 2020 का क्वेश्चन है। निधि क्या है, निधि का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है, ये है नेशनल, क्या बोला था, इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है। जो इसका काम क्या है कि भाई स्टार्टअप में हेल्प करना, ठीक है, कोई इनिशियल या फिर इनिशियल में कोई फंडिंग करना है तो उस तरीके के। एक मिनट रुकना, अरे यार, ठीक है, हाँ, छींक आ रहा था, नहीं आया, ओके, हाँ, तो स्टार्टअप में हेल्प करने की बात है, तो भाई ठीक है। तो प्रोग्राम निधि वाज स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट टू बीइंग स्टार्टअप, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ स्टार्टअप में हेल्प करता है। तो एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 20 स्टूडेंट स्टार्टअप ईच ईयर, बिल्कुल स्टूडेंट को सपोर्ट ही करना है, 20 स्टूडेंट ईच फाइनेंशियल ईयर में सपोर्ट करना है, ठीक है, ठीक है भाई, दोनों ही ऑप्शन को सही मारो।
द नंबर ऑफ द पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, लंबे समय तक कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन, अगर बहुत सारे लोग हैं रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अभी तक अनएम्प्लॉयड है मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, मतलब ईयर इतना है, ठीक है, 365 डे यहाँ है, तो इतना देर तक हम अनएम्प्लॉयड ही रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यूजुअल स्टेटस उसका अगर कहेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है, इसे कहेंगे, ठीक, क्योंकि एक साल में सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ वो अनएम्प्लॉयड ही रहा, ठीक है, जिसे हम ओपन एम्प्लॉयमेंट या क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, समझ गया। ओके, डेली स्टेटस एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि भाई एक दिन भी वो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, कुछ ही दिन कुछ ही आवर काम करने के लिए मिला है उसको लास्ट के कुछ दिनों में, है कि नहीं, वो चाह रहा है काम करने के लिए लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, ठीक है। वीकली स्टेटस, सप्ताह में एक ही दिन काम कर पाया है कि नहीं, इस तरीके से। एजर्सन और रीजन, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर फॉर द फीमेल्स इन इंडिया। अच्छा, फीमेल्स में बात कर रहा है तो हाँ सही है सर, फीमेल्स में बात कर रहा है, शार्पली गिरा है, तो बिल्कुल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो फीमेल का है, अगर 2011 से 12, 17 से 18 के बीच में हम लोग देखें तो करीबन ये बहुत ज़्यादा क्या बोला है, फॉल किया है, बात सही है, ठीक है। ये NSSO का लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, और वो NSSO के रिपोर्ट में ये बात कहा गया, ठीक है। तो रीज़न क्या है, बिकॉज द डिक्लाइन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ ड्यू टू द इम्प्रूव फैमिली इनकम एंड, बिल्कुल एजुकेशन बढ़ गया इसीलिए ये लोग भी अब काम करने लग गई हैं, ठीक है, समझने लगी हैं, पढ़ने लिखने लग गई हैं, तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है भी सही, ये एजर्सन भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों ही करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो बात भी सही है, ठीक है। Which of the following direct benefit system (DBS) has been recognized by the Guinness Book of the World Record as the world largest direct benefit scheme? तो पहल को रिकॉग्नाइज किया गया है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर, DBS के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड लार्जेस्ट बेनिफिट स्कीम के तौर पे। तो पहल है क्या, पहल जो है एक लार्जेस्ट कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड की बात करें तो वो। अब पहल क्या था, जब LPG जो सब्सिडी LPG सिलेंडर्स था ना, उसमें जो सब्सिडी प्रोवाइड कराया जा रहा था, जो डायरेक्टली कहाँ जा रहा था, कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में, तो LPG का भाई वो बढ़ा था ना, देखे होगे कि भाई जब ये सब्सिडी का बात हुआ था 2015 के आसपास में, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था, ठीक है, सबके बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको जो है गिनीज बुक के अंदर में रखा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में बेनिफिट ट्रांसफ़र किए गए हैं लोगों तक, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, भाई पीछे ही देखा कि हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग एंड स्टैंडर्ड तीनों पर ही ये कलेक्ट करता है, तो डी यहाँ मारो, उससे ज़्यादा इस पर बात ही नहीं करना है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द रैंकिंग इन द इंडेक्स। एजर्सन बोल रहा है कि भाई देखो कुछ तो एक पॉजिटिव रिलेशन है HDI में और SDG में, बिल्कुल SDG के हम सारे जो जितने भी गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, इन 17 गोल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेहतर बनेगा, क्योंकि भाई उसमें पॉवर्टी नहीं है, हंगर की बात कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, क्लीन वाटर सैनिटेशन से, ये सब चीज़ की बात करता है, तो ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बढ़ाएगा। रीजन एजर्सन सही है, बिकॉज अब रीजन देखते हैं, बिकॉज द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ द SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। ये बात सही है क्या, बताओ, बिल्कुल, कि भाई ये डायमेंशन देखो, SDG टारगेट का क्लोजली रिलेट तो है एजुकेशनल और हेल्थ एस्पेक्ट से, अभी तो है हमारे SDG में, देखो एजुकेशन पे है, बात कर रहे हैं ना कि भाई तुम अगर जा कर के देखो तो चौथा या तीसरा या चौथा SDG गोल में होगा, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, ठीक है, फिर तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेलबिंग की बात करता है कि नहीं, तो रीजन भी सही है, एजर्सन भी सही है, बोथ ए मतलब एजर्सन रीजन दोनों सही है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए सर। ओके, 36 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से क्या नापते हैं हम सर, तो लॉरेंज कर्व से हम लोग इनइक्वालिटी इनकम नापते हैं, जो कल हम लोग गिनी कॉफिशिएंट, कल या परसों गिनी कॉफिशिएंट्स के बारे में हम लोग बात करते थे, है कि नहीं, तो ये नापते हैं हम लोग। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब में कल देखे थे UPI, है कि नहीं, फिलिप कर्व, यही ना था, है ना, इतना ठीक है, फिलिप कर्व।
द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, ग्लोबल विलेज कहने का मतलब किस पे है, ग्लोबल विलेज बेस्ड किस पे है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ विलेज, ग्लोबल विलेज जो बेस्ड है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे है। जो लेट मार्शल मैक्लुएन हुए, ठीक है, एक थियोरिस्ट हुए, मीडिया और कम्युनिकेशन थियोरिस्ट हुए, इन्होंने ही टर्म्स को जो है वो कॉइन करा था ग्लोबल विलेज का 1964 में। ये एक्सप्लेन करते हैं अपने किताब वॉर एंड पीस में ग्लोबल विलेज के बारे में कि कैसे जो है जो ग्रोथ है, कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 38 विच द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन जो है फिक्स करता है पॉवर्टी लाइन? भाई प्लानिंग कमीशन, जो अभी नीति आयोग हो चुका है, यही फिक्स करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज़ सेटअप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बीपीएल फैमिलीज इन द रूरल, कौन सा कमेटी को सेटअप किया गया था कि भाई आपको बीपीएल फैमिलीज़ को आइडेंटिफाइड करना है? तो वो थे ना हसीम कमेटी साहब थे। हसीम कमेटी को सेटअप किया था प्लानिंग कमीशन के जरिए 1900 बोल रहा 2012 में, ठीक है। इन्हीं को ये रिकमेंड करना था कि भाई आपको आइडेंटिफाई करना है बीपीएल फैमिलीज़ का, ठीक है। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया बीपीएल फैमिलीज़ का, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है 2012 को। कमेटी ये रिकमेंड करती है कि भाई देखो हम लोगों को जो है ना बीपीएल अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो 3 प्रोसेस में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगर अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं तो। पहला स्टेज हम ये करेंगे कि ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन प्रोसेस होगा, ठीक है। क्या होगा? ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन प्रोसेस होगा पहला स्टेज पहला, कि वैसे फैमिलीज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएंगे जिनके पास सर्टेन नंबर ऑफ एसेट या इनकम होंगे, ठीक है। दूसरा स्टेज में ये बोलते हैं कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन की बात करते हैं। ऑटोमेटिक इंक्लूजन प्रोसेस मतलब कि वैसे फैमिलीज जो वल्नरेबल होंगे, जिनके पास सर्टेन एसेट्स या ये नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा, तीसरा में जो हम लोग कह रहे हैं थर्ड स्टेज में, जहाँ पर ही हम लोग एक स्कोरिंग इंडेक्स प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। स्कोरिंग इंडेक्स प्रोसेस अपनाएंगे जिसमें जो है हम लोग फैमिलीज़ को स्कोर करेंगे, ठीक है। स्कोर किस बेसिस में? कि उन लोग का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे। तो ये हसीम कमेटी का काम था, ठीक है। बाकी अगर तेंदुलकर कमेटी साहब का देखें तो तेंदुलकर कमेटी साहब में भी अगर देखें तो ये भी एस्टिमेट करना था पॉवर्टी लेवल को इंडिया में, है कि नहीं? कैसे? तो कैलोरी के लेवल पे, और कैलोरी वाला हम लोग कितनी बार देख चुके हैं। ओ सॉरी, क्या बोल दिया, तेंदुलकर नहीं यार, तेंदुलकर साहब तो अलग वाला था, वो क्या बोल दिया, तेंदुलकर में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन था वो मिक्स्ड रिकॉल था, MRP, ठीक है। सॉरी MRP था, मिस्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है, कि दो दो अलग अलग डिफरेंट पीरियड में जो है एक एक्यूरेट एस्टिमेशन लगाना है, लोगों से पूछना है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वो MRP तेंदुलकर कमेटी का था। लकड़ वाला कमेटी का ये था भाई कि एस्टिमेट करना पॉवर्टी का कैलोरी टेक वाले के बेस में, ठीक है। अभी पीछे पड़ कर गया है, उसके बाद भी सॉरी कभी कभी हो जाता है, दिमाग घूम जाता है कि नहीं। एक बच के सक्सेना कमेटी, ये कमेटी जो है इसको बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में। इसको जो है इसको भी एक मेथोडोलॉजी दिया, ये करने के लिए दिया कि भाई आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस करना है, ठीक है, कोई मेथोडोलॉजी, अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी जिससे हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल को हम लोग कंसीडर कर सकें, ठीक है, मेज़र कर सकें, ठीक है। ABC index announced by the government of India associated with which of the following? ABC index stand for achievement of babies and children index, ठीक है, और ये चीज़ रिलेटेड है हेल्थ से, ठीक है, ओके। ABC इंडेक्स जो है ना डेवलप किया गया था जैन डरीज और रितिका खेरा के जरिए 2010 में, ठीक है। इन लोगों का काम ही यही था कि भाई जो परफॉर्मेंस है ना इंडियन स्टेट्स का, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसको एसेस करना है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में वो था, बोला था ना उदय एक बार ही आएगा फिर से, है कि नहीं। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इसके बारे में आप बताएं। तो उदय का क्या बताया था उस वक्त? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसको इम्प्रूव भी करना था फाइनेंशियल इफिकेंसी को, और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनीज़ का उसमें, ठीक है।
स्कीम का क्या काम था कि भाई जो टेक्निकल और जो कमर्शियल लॉसेस हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, जो सप्लाई और रेवेन्यू में जो गैप आ रहा है, ठीक है, उसमें रिड्यूस किया जा सके, इंटरेस्ट रेट जो है डिस्कॉम का उसमें रिड्यूस किया जा सके, और इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, ये था उद्देश्य। तो इम्प्रूव द फाइनेंस इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये सही मैच है, लेकिन यहाँ पूछा है नॉट करेक्टली मैच। हृदय 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 स्टैंड फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द एग्यूमेंटेशन योजना, ये बात भी सही है कि प्रिजर्विंग एंड द रिवाइटलाइजिंग हेरिटेज सिटीज़, ये बात भी सही है, इसका भी यही काम था। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 2015 में। किस लिए किया गया था? ताकि जो बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसका एम यही था कि भाई 100% कवरेज हो वाटर सप्लाई का, सीवेज का, स्ट्रॉम वाटर का, ड्रेनेज का, अर्बन ट्रांसपोर्ट का, इस सब चीज़ का, ठीक है। तो इम्प्रूविंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ह्यूमन सिटीज़, बिल्कुल ये बात भी सही है सर। तो गलत क्या है? तो गलत लास्ट में यही बच गया, स्वच्छ भारत मिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ भारत मिशन जो बच्चा बच्चा जानता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है ये सेफ ड्रिंकिंग से रिलेटेड नहीं है, बट कि ये किसके है? सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 2014 में लॉन्च किया गया है भाई, ताकि जो ओपन डिफिकेशंस है उसको एलिमिनेट किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को रूरल और अर्बन एरियाज़ में, है कि नहीं। और ये प्रोग्राम ऑल्सो इसका एम ये भी था कि भाई अवेयरनेस इंक्रीज़ करना है कि नहीं। ओह, आज ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये 42 डिस्काइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मेनली कहाँ देखने के लिए मिलेगा? रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल एरियाज़ 1 एंड 2 मारो ना सर, 1 एंड 2 कहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है। अर्बन एंड ये कहाँ दिखेगा अनएम्प्लॉयमेंट? खेती बाड़ी से वो दिखता है ना। सौभाग्य योजना इज कंसर्न विद, सौभाग्य आप बोलेगा, और सौभाग्य लड़कियों को बोलते हैं सौभाग्य है ना, सौभाग्य भवा है ना। तो लेकिन ये सौभाग्य योजना जो है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना है, ठीक है। इस गवर्नमेंट को लॉन्च किया गया था सितंबर 2070 में, सितंबर 2070 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। किस लिए? तो भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड्स हैं, कहाँ पर ही, रूरल और साथ में अर्बन एरिया में, उनमें। तो प्रोविज़न ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू BPL फैमिलीज, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यही उसका काम है। 44 कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन लॉन्चिंग देम। अब भाई इतना कौन याद रखेगा ये माइन्यूट डाटा पूरी तरीके से ईयर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये जानते होंगे, तो 2014 के आसपास हुआ है कि नहीं। डिजिटल जेंडर एटलस एंड द एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ये 2015 में हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये करीब हुआ था 2015 में। 2015 दोनों हो गया, तो भाई हम लोगों को क्या होगा कि भाई मंथ भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब मंथ इसका कितना था? प्रधानमंत्री जनधन, अच्छा ठीक है, 14 का तो उठा दो। डिजिटल जेंडर वाला अगर देखें तो इसका था 9 मार्च, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो था वो 8 अप्रैल था। तो मतलब 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। 2 से पहले 3 है तो ये हटा दो, 2 से पहले 3 है तो ये हटा दो, ठीक है। और 1 तो 2001, 1 यहाँ है, 1 2014 है ना, तो भाई यहाँ गया। मुद्रा बैंक योजना ये भी बच गया था क्या? तो ये 2015 का ही है, मुद्रा बैंक योजना, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, ये किन चीज़ को कवर करता है ये बताओ? तो ये ओनली अनरिकॉग्नाइज सेक्टर्स के वर्कर जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ अनरिकॉग्नाइज सेक्टर को ही रिकॉग्नाइज करता है। जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करता है। और ये कैटेगराइज करता है कि जिनके फैमिलीज़ में कम से कम 5 मेंबर हो, ठीक है, उनको ये रखता है अपने पास, ठीक है। ओके।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के बारे में ध्यान दो। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन अ परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है, क्या बोल रहा है भाई, सब्सटेंशियल इंक्रीज, बिल्कुल पैसा नहीं था, अभी हम एम्प्लॉयमेंट दे दिए हैं, ठीक है, एक बेसिक, ठीक है, 100 दिन का वर्क दे दिया, कुछ तो पैसा हुआ, तो कुछ तो इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही है। रिडक्शन इन बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर, भाई पैसा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो रिडक्शन क्यों होगा, इंक्रीज होगा ना, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ये मार दो। तीसरा पढ़ा भी नहीं है। रिडक्शन इन माइग्रेशन इन सिटीज़, बिल्कुल भाई, जब गांव में ही नौकरी मिल रहा है, जब गांव में ही हमको पैसा मिल जा रहा है, तो हम काहे जाएंगे शहर, ठीक है, रिडक्शन माइग्रेशन में हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना से कौन सा बात सही नहीं है, तो ये एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर था, बिल्कुल था। ये देखो यार, ये और ये पढ़ो तो, इट ओपन एनी वन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 50 ईयर, और इट 18 to 70 ईयर बात कर रहा है, तो या तो बी सही है या तो फिर सी सही है, दोनों में से मैं तो एक ही सही होगा, है कि नहीं। तो भाई सही जो है वो 18 से 70 है, लेकिन यहाँ पूछा है कि नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट, ये जो 50 लिखा है ये गलत है, तो आंसर जो होगा वो नॉट करेक्ट वाला ये होगा, ठीक है, बाकी ठीक है। द फोकस ऑफ द साक्षर भारत प्रोग्राम, साक्षर भारत, अरे नाम में ही है साक्षर, साक्षर मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा, ठीक है, तो साक्षर का बात है, तो साक्षर मतलब कि किसके बारे में बात करेगा, फीमेल लिटरेसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। साक्षर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था, जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आवर जो मनमोहन सिंह थे, उनके जरिए ये लाया गया था, लिटरेसी, ताकि एक लिटरेट सोसाइटी हम क्रिएट कर सके। कैसे करेंगे, तो वैरायटी ऑफ टीचिंग के थ्रू, लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, नॉन लिटरेट को हम लिटरेट बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब कि 80% लिटरेसी लेवल हम लोगों को नेशनल लेवल पे चाहिए, ठीक है, और साथ में इसका मेन फोकस एडल्ट के वुमेन लिटरेसी पे था, एडल्ट वुमेन लिटरेसी के पर था, ठीक है। ये भी इंश्योर कर रहा था कि हाई फीमेल लिटरेसी हो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो और डिस्पैरिटीज़ जो हो वो कम हो सके, ठीक है। 49 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एम्स एट द मेकिंग द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर राइट फॉर चिल्ड्रन अप टू द एलिमेंट्री स्कूल। 6 से 14 तो एलिमेंट्री में ही आएगा ना, सेकेंडरी में तो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, सेकेंडरी में से फिर हायर ग्रेजुएशन ये सब में तो चला जाएगा भाई। हम लोग ये आर्टिकल 21 में भी पढ़ करके आए, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला में पढ़ करके आए हैं कि नहीं, कि राइट ऑफ चिल्ड्रन जो है फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21 के तहत आता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका मेंशन है। अक्षय पत्र फाउंडेशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद अक्षय पत्र। अक्षय पत्र क्या है ना, एक जो है ना, ये मिड डे मील स्कीम से इसका रिलेशन है, ठीक है। अक्षय पत्र एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था। किसके जरिए किया था, आजकल आप लोग बहुत नाम सुनते होंगे इस्कॉन का, ठीक है, इस्कॉन, हाँ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका, तो वहाँ से इसका इस्तेमाल हुआ, तो ठीक है, यूज़ हुआ। तो ये जो है लार्जेस्ट पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किस चीज़ में, मिड डे मील जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। और इसका एम ये था कि भाई न्यूट्रिशन और एजुकेशन जो चिल्ड्रन के बीच में है उसको इम्प्रूव करना है, तो मिड डे मील फॉर द प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। नालंदा प्रोजेक्ट इज अ प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, ठीक है, नालंदा प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम है, तो इनमें से कौन से मिनिस्ट्री का है ये बताओ, ठीक है। तो भैया ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का है, ठीक है। अब क्यों है माइनॉरिटीज़ का, एक्सटर्नल अफेयर का हो नहीं सकता है, कल्चर का हमको लगता था कि नालंदा कल्चर के अंदर कल्चर आता होगा, लेकिन जब हम चेक किए आंसर तो भाई कल्चर का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है, ठीक है। नालंदा प्रोजेक्ट एक इनोवेटिव फैकल्टी डिपार्टमेंट प्रोग्राम किसके अंदर में आता है, फॉर द माइनॉरिटीज़ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसके जरिए लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, कब, 2014 में। एम क्या है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जा सके, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब तो भाई उसका रिसेंट में भी देखे होंगे, पिछले ईयर्स बहुत ज़्यादा उसका ये भी हुआ है कि नहीं, तो इसका सी। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, तो भाई मनरेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। स्वर्ण जयंती शहर रोजगार ये भी एम्प्लॉयमेंट है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड है, सिक्योरिटी फंड तो कोई जनरेशन तो नहीं होगा, है कि नहीं, बात मानते हो, तो यही गलत है, मतलब यही है। एनएसएफ जो है एक क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए 2000 में, ठीक है। इसका इस्तेमाल ही सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था, किसको, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर को, अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर को,
ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबर हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गया, डोमेस्टिक वर्कर हो गया, इन सारे के बीच में। तो ये मैनेज जो है किसके अंदर किया जाता था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर। तो डी इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड टू, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड टू नुरकेस, कार्ल मार्क्स। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म जहाँ दिखे वहाँ पर ही मार दो, एडम स्मिथ इकोनॉमी, ठीक है। ये जो है नुरकेस के, इनका पूरा नाम जो है रगनार नुरकेस है, यही देते हैं कंसेप्ट विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इनका ये कहना है कि देखो विशियस साइकिल कैसे चलता है, ये देखो इनका कहते हैं कि ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है। जहाँ पर ही देखो कैपिटल फॉर्मेशन अगर लो हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन लो हुआ, तो कैपिटल फॉर्मेशन लो हुआ तो इसमें जो सेविंग होगा वो भी कम होगा। अब जब सेविंग कम होगा तो तुम क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे, है ना, अपना पढ़ाई में अपना या कुछ में। अब इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो होगा। अब प्रोडक्टिविटी लो होगा तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, तुम अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे अपने डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से चला गया, कैपिटल फॉर्मेशन लो हुआ, सेविंग लो हुआ, सेविंग में लो हुआ तो भाई हम इन्वेस्टमेंट कम किए, इन्वेस्टमेंट कम हुए तो फिर से पॉवर्टी आ गया, हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए और फिर से। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। व्हाट इज द ट्रू फॉर द कुरुक्षेत्र अमॉन्ग द फॉलोइंग, कुरुक्षेत्र अमॉन्ग, भाई ये जो कोई भी पढ़ता है यूपीएससी पीसीएस सिर्फ नाम से पढ़ सकते हैं भाई, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो भाई एक इट इज़ अ लेड मैगजीन फॉर द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये एक मैगजीन है, ये सब कोई जानता है इसको, है कि नहीं। पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ, पॉवर्टी लेवल ऑफ इंडिया अभी अभी ऊपर से पढ़ करके आया कि नहीं क्वेश्चन, कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ये चलता है। देखो रिपीटेशन, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन 1995 टू प्रमोट किस लिए, एडल्ट लिटरेसी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही था ना मिड डे मील स्कीम, बिल्कुल। कैपरेट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर, कैपरेट, कैपरेट है क्या, तो भाई ये है काउंसिल, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस सोसाइटी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, इस्टेब्लिश 1986 के बीच में हुआ था। इसका काम है प्रमोट करना वॉलेंट्री एक्शंस टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, किस कौन सा प्रोजेक्ट, इन्हेंसमेंट ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटीज, ठीक है। डेवलपमेंट में कैटलिस्ट के जैसा काम करना है, टेक्नोलॉजीज का एक टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट सपोर्ट लेना है रूरल एरियाज में, ठीक है। कैपरेट का पार्ट या जो भी करो कैपरेट, ठीक है, का पार्ट पढ़ो जो भी पढ़ना, CAPART एक नोडल एजेंसी है, कैटलाइजिंग के तरीके से काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, मतलब उन दोनों के बीच में कम्बिनेशन काम करता है और रूरल एरियाज़ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड बाय NSSO फॉर मेजरमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट नापने के लिए कौन सा चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता है NSSO के जरिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, वीकली स्टेटस भी पढ़े थे, करंट डेली स्टेटस में मंथली पढ़ा था क्या, मंथली स्टेटस नहीं होता, ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करता है NSSO। प्रिंसिपल स्टेटस की बात करें तो बताता है कि भैया बताओ तुम पिछले 300, कहता है कि 365 दिन में, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, उसको कहता है कि कैलकुलेट करता जाता है कि कम से कम तुम अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहे होगे, 14 दिन रहे हो तो तुम हमको कहेंगे कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस है, ठीक है। और करंट वीकली स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस में बताओ कि बताओ तुम 7 दिन में कम से कम एटलीस्ट एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट थे या नहीं थे, ठीक है, इसमें इसी चीज़ को बताता है। करंट डेली में कि भाई जिस दिन सर्वे कर रहा है उस दिन ही तुम अनएम्प्लॉयड हो, वही चीज़ मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है तुम अनएम्प्लॉयड हो। इम्प्रूवमेंट इन विच अमंग द फॉलोइंग विल मेक द इंडियाज रैंक हाई इन SDI ऑफ द UNDP, कौन सा किसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें SDI में हाई होगा, ठीक है, हमारा रैंक जो है SDI में वो हाई जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मोर क्रेडिट टू द फार्मर्स,
फार्मर को क्रेडिट देके ज़्यादा तो ऐसा होगा नहीं। मोर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, मोर चिल्ड्रन स्कूल गोइंग जाएंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो एसडीआई बेटर होगा। तो ये बात सही है। तीसरा 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 सब जगह है, किसी को नहीं कर सकते। मोर एडल्ट गेटिंग लिटरेट बिल्कुल, लिटरेट होंगे तो अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस होगा तो स्किल बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा तो भाई वो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो तीसरा और चौथा सर सही है, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताओ। तो नेशनल पेंशन स्कीम रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड ऑफ द रेगुलेटरी डेवलपमेंट, जिसे हम कह रहे हैं PFRDA। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसी के अंदर में रेगुलेट ही किया जाता है, ये बात सही है। तो क्या पूछा था, सही पूछा था, यही बात सही है। अब बाकी भी पढ़ लो। NPS इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फैसिलिटेट द रेगुलर इनकम ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम नहीं है, ठीक है, बल्कि यह रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ठीक है, बेनिफिट नहीं, सेविंग स्कीम है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना सेव करते आए हो और आपके साथ में गवर्नमेंट आपके हिस्से में कितना सेव कर रही है। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, ना कि बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, NP इज़ रेगुलेटेड बाय द IRD। भाई जब बोल दिया PFRD के जरिए होता है तो IRDA के जैसा कैसे होगा। फिर बोल दिया तुम रेगुलेटेड से भी, भाई इसके जरिए हो रहा है तो सेबी के जरिए कैसे होगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ओके सर, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आज अब जो है वीडियोस जो है ये रात के 8-9 बजे के बाद में ही आएंगे। अभी कितने बज गए, 9 बजे के हैं आसपास। ठीक है, तो इसी के टाइम में वीडियोस आएंगे अब डेली 9 से 10 के बीच में एनी हाउ चला ही जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, थैंक यू।